पंचायती राज व्यवस्था, अब लिखना आरंभ करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से विद्यमान है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से विद्यमान है, यही आपको लिखना है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से विद्यमान है। विद्यमान माने अवस्थित है, उपस्थित है। पंचायती राज सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था प्राचीन काल से ही विद्यमान है, ये आपको लिखना है। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था प्राचीन काल से विद्यमान है, यही आपको लिखना है कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था प्राचीन काल से विद्यमान है। बहुत पुराने समय से पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में क्या है, उपस्थित है। और उस पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में प्राचीन काल से है। अब इस सुनते जाइए, सब लिखने का है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से क्यों है, तो आप तर्क क्यों देंगे? भारत में पंचायती राज की व्यवस्था प्राचीन काल से है, तो प्राचीनता का कारण क्या है? हमारे प्राचीनता का कारण है कि भारत गांवों का देश था। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत गांवों का देश था और भारत में आपसी झगड़े का निपटारा आर्बिट्रेशन से या पंचायत से कर लिया करते थे। तो भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से है। पंचायती राज सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंडिया सिंस एंशियंट इंडिया। ये हमारी भारत में पंचायतों की व्यवस्था है। अब आप आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को वास्तविक स्वरूप भारतीय संविधान के निर्माण के बाद प्राप्त हुआ। पंचायती राज व्यवस्था, जब देश आजाद हुआ, औपनिवेशिक शासन से भारत को आजादी मिली, अंग्रेजों की पराधीनता से भारत मुक्त होता है और भारत अपना संविधान, अपना भाग्य अपने हाथों से लिखता है, भारत की जनता। तो क्या होता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ होता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप भारतीय संविधान के निर्माण के बाद प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को अस्तित्व में लाने का संकल्प व्यक्त किया। अब ये संकल्प कहां से आता है पंचायती राज व्यवस्था का? जब देश आजाद होता है। और सब जानते हैं, मैं नीति निदेशक तत्व में यही अंतर है। नीति निदेशक तत्व मैं आखिरी दिनों में अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहा था। तो नीति निदेशक तत्व क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हमने डार्विन ऑस्टिन को बताया था कि नीति निदेशक तत्व एक सामाजिक प्रलेख है। नीति निदेशक तत्व एक सामाजिक सोशल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा सामाजिक अभिलेख है। भारत को किस रास्ते पर चलना है, इसकी बात भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में कहा गया है। उसी स्टेट में कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में एक अनुच्छेद बनाया गया 40। और अनुच्छेद 40 में कहा गया, अनुच्छेद 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये शब्द लिखा गया। तो आप जान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जहां पर फंडामेंटल राइट्स को आप लागू करा सकते हैं न्यायालय में जाके, ये सब आप जानते हैं, नीति निदेशक तत्वों को आप लागू नहीं करा सकते। क्लास में मैंने बता दिया है, नीति निदेशक तत्वों को आप सिर्फ और सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं अपने वोट के माध्यम से। सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे अथवा पालन न करे।
जो सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेगी उसे जनता दोबारा सरकार में नहीं लाए। ये सब आप जानते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। इसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में, और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, इसकी बात नीति निर्देशक तत्वों में, ये सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार का धर्म है, सरकार का कर्तव्य है कि वह पंचायतों का गठन करे, और सरकार का धर्म है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए ले आए। तो इसीलिए भारत में पंचायती राज का वास्तविक स्वरूप अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के विषय में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा गया तत्वों में कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को अस्तित्व में लाने का ये सरकारों पर दायित्व डाला गया कि वो पंचायती राज व्यवस्था को लाएं। The real form of the Panchayati Raj system was received after the making of the Indian Constitution. The makers of the Indian Constitution expressed their resolve to bring the Panchayati Raj system into existence in Article 40 of the policy directive policies of the Indian Constitution. तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई और कहा गया कि देश में पंचायती राज व्यवस्था को हम लागू तभी करेंगे, वो ये कहा गया संविधान में कि सरकार, जब भी देश की स्वतंत्र सरकार अपनी बन जाएगी तो उसका कर्तव्य होगा कि वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करे। अब यहां से आरंभ होता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रयास। पंडित नेहरू बहुत लोकतांत्रिक थे, बहुत डेमोक्रेटिक आदमी थे, वह लोकतंत्र में अटूट आस्था रखते थे। अब शुरू होता है 1947 में देश आजाद हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हो जाता है, वहीं से आरंभ होता है कि भारत में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में ये बातें लिख दी गई थी, ये बातें सरकार पर डाल दी गई थी कि हमारी चुनी हुई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को में जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो लागू करेगी। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये पंचायती राज व्यवस्था है क्या। अब इसको और ध्यान से, पहले तो मैंने पहले बता दिया कि यह देश प्राचीन काल से अपने आपसी विवादों का निपटारा आर्बिट्रेशन या पंचायत से किया करती थी। तो पंचायत हमारा सपना है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर पंचायत बुला करके कर लेंगे। आप बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि ये समस्या के समाधान के लिए पंचायत हुई और समस्या का समाधान हो गया। ठीक यही स्थिति पंचायती राज की है। ये सारी संकल्पनाएं, ये सारे विचार आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना प्रस्तुत की और राज्य सरकार से अपेक्षा की, भारत की सरकार से अपेक्षा की कि वह पूरे भारत में पंचायती राज प्रणाली को लागू करे। अब पहली बात तो हम समस्याओं का समाधान पंचायत से करते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा आधार क्या है? जो दूसरा आधार है कि भारत गांव में बसता है, भारत की 80% आबादी गांव में बसती है, और गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान आपसी विवाद, आपसी सहमति से करते हैं, जिसे हम पंचायत कहते हैं। ये भारत में प्राचीन काल से आता रहा है, और 40वें अनुच्छेद में लिख दिया नीति निर्देशक तत्वों को, और प्रयास देश में संविधान के लागू होने के बाद इसका प्रयास लगातार प्रारंभ हो गया कि भारत में पंचायती व्यवस्था को लागू किया जाए, पंचायती राज को लागू किया जाए। और यह राजस्थान के नागौर से प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसका आरंभ किया 1959 में। और पंचायती राज व्यवस्था पर यह प्रारंभ तो हुआ। अब पंचायती राज व्यवस्था को अभी कोई आधार भारत में नहीं मिला। पंचायती राज व्यवस्था हम सब जानते हैं कि भारत में, आप सबको ज्ञात है कि भारत में हमने
जो राजनीतिक प्रणाली लागू की है वो लोकतंत्र की है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र को छोड़ दिया। इस देश ने अपने स्वतंत्रता का मुक्ति संग्राम भी लड़ा तो लोकतांत्रिक ढंग से लड़ा, और इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो गई। हमने अपनी विधानसभाएं और लोकसभा बना दी। हमने संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वास्तविक मंत्रिमंडल केंद्र में और राज्यों में बना दिया। लेकिन गांवों में अभी भी लोकतंत्र की दस्तक नहीं हुई थी। लोकतंत्र का पदार्पण गांव में नहीं हुआ था। गांव में अपनी सरकार नहीं थी, स्थानीय सरकार नहीं थी, जिसे सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कहते। और इसी के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में प्राविधान किया गया कि भारत सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण स्तर पर लागू करे। गांव में गांव की सरकार बने, गांव की समस्याएं गांव के लोग हल करें, गांव में गांव के लिए प्रशासनिक नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन गांव के स्तर पर हो सके। और यह सारी कवायद होती रही। औपनिवेशिक प्रशासन में पंचायत राज की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई थी, पूर्णतः समाप्त हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। पंचायती राज व्यवस्था उत्पन्न हुई, आविर्भाव हुआ, एक नया जन्म हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में उसका समापन हो गया। भारत में पंचायती राज के विकास के लिए अनेक समितियां सामने आईं। सबसे पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत को 3 स्तर में विभाजित किया। पहला गांव स्तर, दूसरा खंड स्तर या ब्लॉक स्तर, और तीसरा जिला स्तर। अनेक समितियां सामने आई। सबसे पहले समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में 3 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। बलवंत राय मेहता ने पंचायत को 3 स्तर प्रदान किया। पहला स्तर गांव स्तर पर होगा, दूसरा स्तर खंड का होगा या ब्लॉक का होगा, और तीसरा स्तर जिले का होगा। तो पंचायत के 3 मॉडल बताए उन्होंने। एक गांव की सरकार होगी, एक पावर होगा खंड या ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा होगा जिले स्तर पर। 3 स्तर पंचायती का प्रदान किया। पहला स्तर होगा गांव। पहला स्तर गांव, दूसरा स्तर ब्लॉक खंड जिसे हम हिंदी में कहते हैं, दूसरा स्तर होगा खंड स्तर, दूसरा स्तर होगा खंड स्तर पर, या ब्लॉक होगा जिसे हम ब्लॉक अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लॉक कहते हैं। तो दूसरा स्तर होगा ब्लॉक का। आप सब जानते हैं यूपी वाले जो ब्लॉक बनते हैं, विकास खंड बने हुए, हिंदी में उसे कहा जाता है ब्लॉक। और तीसरा स्तर जिले का स्तर होगा, जिले की सरकार होगी। मतलब पंचायती राज में बलवंत राय मेहता ने 3 सरकारों की कल्पना की। एक गांव में सरकार होगी, दूसरी सरकार खंड में होगी जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं विकास खंड में,
और तीसरी सरकार पंचायत की होगी, वो कहां होगी? तीसरी सरकार अपनी जिले स्तर पर होगी, जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये मॉडल दिया गया, ये मॉडल दिया गया। इस मॉडल को दिया किसने? औपनिवेशिक शासन में पंचायती राज व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का आविर्भाव हुआ, माने आगमन हुआ। पंचायत भारत में पंचायती राज के विकास के लिए अनेक समितियां सामने आई, अनेक समितियां सामने आई, अनेक समितियां सामने आई। जिसमें सबसे पहले समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, और मेहता समिति ने 3 स्तर की पंचायती राज की बात प्रस्तुत की, बात बताई कि 3 स्तर पर भारत का पंचायती राज की व्यवस्था होगी। वो कौन सा स्तर था? गांव स्तर, खंड स्तर, और तीसरा स्तर क्या है? जिला स्तर। आप सब जानते हैं, गांव स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ये सब आपको याद रहेगा, यही लिखना है बस। इसके बाद अब पंचायत का बहुत बड़ा भाग आपको नहीं लिखना है, अब याद हो गएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति आप सबको याद रहेगा, याद रहेगी समिति यह। और यह समिति बलवंत राय मेहता समिति है, वो पंचायती राज का जो मॉडल दे रही है, वो कौन सा मॉडल दे रही है? वह 3 स्तर का, 3 टियर्स का मॉडल दे रही है। ठीक, बलवंत राय जो मेहता का मॉडल है, वह कैसा मॉडल है? 3 स्तर का मॉडल है। The system of Panchayati Raj was completely abolished during the colonial rule or colonial government. After independence, the Panchayati Raj system emerged in the Constitution of India. Many committees come forward for the development of Panchayati Raj in India. The first committee was Balwant Rai Mehta committee. Balwant Rai Mehta provided 3 levels or 3 tiers to the panchayat. The first level would be the village. The second would be the block and the third level of the district. और जो तीसरा स्तर होगा, पहला स्तर गांव, दूसरा खंड या ब्लॉक होगा, और तीसरा होगा जिले का डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था की कामना की गई। फिर दूसरी सरकार ने, ये सब बलवंत राय मेहता समिति ने बनाई, समिति बनाई गई, यह पंडित नेहरू ने बनाई। फिर 1977 में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पूरे देश से चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल लगाया, अनुच्छेद 352 के तहत, और जनता त्राहि त्राहि कर उठी। उस पर चर्चा मुझे नहीं करनी है। और फिर 1977 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर जी। और फिर इस सरकार ने अशोक मेहता समिति बनाई। कौन समिति बनाई? तो अब दूसरा आगे लिख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, कुछ लिख के भी भेज देंगे। पंचायती राज व्यवस्था के विषय में जो दूसरी समिति बनी, उसका नाम और उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। तो पंचायती राज व्यवस्था के विषय में जो दूसरी समिति बनी, उसका नाम और उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। अशोक मेहता ने पंचायती राज के 2 स्तरों की विचार प्रस्तुत किया। अशोक मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था के 2 स्तरों पर, केवल उन्होंने कहा 2 स्तर पंचायती राज के उन्होंने कहा केवल 2 स्तर होंगे। पंचायती राज के 2 स्तर, जैसे यहाँ 3 है ना, गांव है, ब्लॉक है, जिला है। तो 2 स्तरों का विचार प्रस्तुत किया।
मंडल और जिला। पहला क्या है? पहला मंडल और दूसरा इनका स्तर है जिला। दो ही स्तर की परिकल्पना करते हैं। अब यहां भ्रम में मत पड़िए। मंडल कहते हैं वो कई गांवों को मिला करके एक मंडल बनाते हैं। वो कहते हैं कि पंचायती राज की एक व्यवस्था कई गांवों को मिला करके एक मंडल बनेगा, और दूसरा होगा जिला स्तर। यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अशोक राय मेहता का मंडल कई गांवों को मिलाने से बनता है। तो क्लियर हो गया, पहला मंडल और दूसरा जिला, दो स्तरों की बात की। यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अशोक मेहता, वो राय नहीं है, अशोक मेहता अशोक मेहता का मंडल कई गांवों के मिलाने से बनता है। कई गांवों को मिलाने से बनता है या कई गांवों के मिलने से बनता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का ये अशोक मेहता मॉडल केवल पंचायतों के दो स्तरों की बात करता है। पंचायत के केवल दो स्तरों की बात करता है। अब यहां से हम लोग सीधे इसकी बात करने के बाद दो समितियां और बनी। दो समितियों का और वर्णन करेंगे, केवल हम नाम उल्लेख कर देंगे। वो दो समितियां हैं, GV राव समिति, और दूसरी समिति है लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। दूसरी समिति है लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। तो ये दो समितियां महत्वपूर्ण हैं पंचायती राज के लिए। बस इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे 73वें संवैधानिक संशोधन। अशोक मेहता और अशोक मेहता पहले मत लिखिए, पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के बाद GV राव समिति तथा लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति भारत में पंचायती राज के विकास की आवश्यक ऐतिहासिक क्रम है। तो बलवंत राय मेहता समिति, फिर उसके बाद बनी अशोक मेहता समिति, के बाद GV राव समिति तथा लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। इस समय जो कांग्रेस के नेता है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्हीं के पिताजी थे। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति भारत में पंचायती राज के विकास के आवश्यक ऐतिहासिक क्रम है। विकास के आवश्यक ऐतिहासिक क्रम है, माने इन समितियों के माध्यम से भारत में भारतीय प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आती है। अब दो चीजें मुझे बतानी है जो बहुत आवश्यक हैं, जो समझ जाएंगे तो इसे लिख लेंगे। आफ्टर बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV समिति कमेटी एंड लक्ष्मी मल्ल सिंघवी कमेटी are the necessary historical sequence of development of पंचायती राज in India। ये ऐतिहासिक अनुक्रम है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अस्तित्व में आने। यही हमारी क्रोनोलॉजी है, यही हमारा ऐतिहासिक विकास है जब भारत में पंचायती राज की व्यवस्था अस्तित्व में आती है।
आशा है इसे आप समझ गए होंगे और पूरी तरह समझ गए होंगे, इसके रिकॉर्डिंग को भी समझेंगे। संभवतः कुछ बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं, मैं तो पढ़ाने में अपना मगन हूं और आप तेजी से लेफ्ट भी कर रहे हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अब इतना लिखने के बाद हम लोग चलेंगे कि अब ये पंचायत का अर्थ क्या था, इस पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग क्यों चाहते थे। पहली बात मैंने बताई कि भारत प्राचीन काल से गांव का देश है, गांव के लोग गांव की समस्याओं का समाधान कर लेते, और भारत की 80% आबादी गांव में बसती थी और गांव में बहुत गरीबी थी और गांव का विकास करना था, और गांव के विकास करने के लिए आवश्यक है कि गांव की सरकार हो, क्योंकि गांव के लोग ही गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें ही मालूम है कि यहाँ की नाली की समस्या क्या है, यहाँ पर किस प्रकार ईंट के खड़ंजे बनाए जाएंगे, किस तरह इंटरलॉकिंग होगी, ये गांव के लोग ही जानेंगे। गांव में कैसे खुशहाली आएगी, गांव का सामुदायिक विकास माने सभी लोगों का विकास एक साथ कैसे होगा, इसके लिए गांव में एक सरकार की जरूरत थी। और हम लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र केवल लोकसभा और विधानसभाओं का संख्या बल नहीं है। सरकारें बनती हैं, सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी, नई सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन यह देश और इस देश के गांव का विकास होना चाहिए। इसीलिए इस देश में कल्पना की गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कि देश में पंचायत का राज लागू किया जाए, राज करने का तरीका पंचायत होगा। और दूसरी बात, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात, हम पंचायत से समाधान करते थे, दूसरे गांव की गलियों में भी तो लोकतंत्र पहुंचे, गांव के लोग अपने लोकल सरकार का निर्माण करें, तो लोकतंत्र गांव लोकतंत्र और लोकतांत्रिक हो, इसके लिए पंचायत और बहुत आवश्यक था। भारत में लोकतंत्र को और लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था आवश्यक थी। तो ये सत्ता गांव की गलियों तक पहुंच जाए, केवल लखनऊ और दिल्ली तक न रहे, देश और प्रदेश की राजधानियों तक सत्ता न रहे, बल्कि वह सत्ता गांव की गलियों में पहुंच जाए, वह सत्ता गांव की गलियों में पहुंचे। और जब गलियों में गांव की सत्ता पहुंचेगी, गांव के लोगों की गांव की सरकार होगी और गांव की समस्याओं का समाधान होगा, तो लोकतंत्र में उनकी आस्था और मजबूत होगी। सत्ता एक जगह ठहरी नहीं रहेगी, लखनऊ में और दिल्ली में सत्ता, देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी में सत्ता नहीं, बल्कि सत्ता का हिस्सा गांव तक जाए, तो लोकतंत्र और यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन नहीं है कि सत्ता केवल सारी शक्ति दिल्ली में रहे, अरे दिल्ली में भी रह शक्ति, लखनऊ में भी, प्रदेश में भी शक्ति रहे, और प्रदेश से निकल करके जिले में जाए और जिले से निकल करके वो शक्ति गांव में जाए, तो गांव में भी गांव की सरकार हो। तो इसके लिए पंचायती राज का लक्ष्य लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक करना था, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। पंचायती राज का लक्ष्य लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक करना था, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य। द मेन एंड ऑफ पंचायती राज was the further democratize democracy, that is decentralization of power is the basic object of पंचायती राज सिस्टम। यही हमारी पंचायती राज सिस्टम का बेसिक, वही मूल आधार है कि हम लोकतंत्र को गांव की गलियों तक लेके जाएं, बड़े बड़े महलों में लोकतंत्र कैद न हो जाए, बल्कि गांव की गलियों तक लोकतंत्र पहुंचे, लोकतंत्र खेत और खलिहानों तक पहुंचे। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना की गई, जो अनुच्छेद 40 में है। उसको साकार करने के लिए अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता पहली, फिर अशोक मेहता, उसके बाद GV.K. राव समिति, उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की यात्रा करते हुए
कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक हो और सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण में सत्ता एक जगह पर न ठहरे, सत्ता का व्यापक बिखराव हो। तो इस प्रकार सत्ता व्यापक हो जाए, सत्ता का बिखराव हो जाए, सत्ता एक स्थान पर ठहरे नहीं, शक्ति का केवल लखनऊ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के हाथ में सत्ता न रहे, वह गांव के ग्राम प्रधान तक भी सत्ता पहुंच जाए। इसी के लिए पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना की गई और उसे साकार रूप दिया गया। ये इतना लिख देंगे तो आपकी पंचायती राज का एक शानदार उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम और चलेंगे पंचायती राज व्यवस्था में, और तेजी से ये प्रश्न जल्दी ही पूरा कर देता हूं। इस प्रश्न को अब एक नई स्थिति उत्पन्न हुई। पंचायतों की बात कही गई थी भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 40 में, लेकिन किसी सरकार ने उसकी सुधि नहीं ली। अब महत्वपूर्ण बात पंचायती राज के विषय में, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज, नगरीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, अस्तित्व में आ गई। तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अब पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक हो गई है। सरल शब्दों में कहें तो अब पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा भारत के संविधान में की गई है। ये संवैधानिक इसको दर्जा मिल गया, अब भारत के संविधान में इसको स्थान मिल गया। हमारा जो ग्राम प्रधान है उसकी चर्चा भारत के संविधान में की गई है। बीडी गांव का जो मेंबर जीतता है उसकी चर्चा भारत के संविधान में है। ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक प्रमुख बनता है और उसके बीडीसी के जो जितने मेंबर्स होते हैं वो भारत के संविधान में। जिला स्तर पर जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है वो, जिसकी चर्चा भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 में की गई है। तो पहले संविधान में ये बातें नहीं थी। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब पंचायती राज व्यवस्था कैसी हो गई है? अब पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गई है? संवैधानिक। किसी में फोन लगा, मेरा अप्रूवल नहीं है। अरे तुमको या तो पहले कहना चाहिए था, ये तो बाद में कहना चाहिए। तो भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और 74वें से नगरीय स्तर पर, जैसे इलाहाबाद में नगर निगम है, छोटे जिलों में है और छोटे जिलों में है, नगरीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था, नहीं स्वशासन कहते हैं, अस्तित्व में आई। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक हो गई है। सरल शब्दों में कहे तो अब पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा भारत के संविधान में की गई। ये बातें आपके समझ में आ गई और ये मैं लिखित रूप से भी आपको भेज दे रहा हूं। तो अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई कि भारत का पंचायती राज व्यवस्था, गांव की जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय स्वशासन है, वह कैसा हो गया है? वह स्थानीय स्वशासन अब कैसा हो गया है? अब स्थानीय स्वशासन की चर्चा भारत के संविधान में की। ये सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी पंचायती राज के लिए उपलब्धि है कि यह अब भारत के संविधान में इसकी चर्चा की गई। इसकी चर्चा भारत के संविधान में की गई है। अब यह पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक स्वरूप ले ली है। और अभी आपने जो पढ़ा है कि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, अशोक मेहता ने 2 स्तर की चर्चा की,
GV के राव ने भी 3 स्तरों की चर्चा की, लक्ष्मीबल सिंघवी समिति ने भी 3 स्तरों की चर्चा की, और अंत में 73वें संविधान संशोधन में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। आप सब जानते हैं, गांव में गांव पंचायत, ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत और जिले में जिला पंचायत या जनपद पंचायत की व्यवस्था की। तो इस प्रकार आप इसको समझ गए हैं, आप इसे बखूबी लिख सकते हैं। अब अंतिम इसके अध्याय के समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तिहत्तरवें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत में 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था लागू की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। मैं समझा देता हूं शहरी क्षेत्र में कैसे 3 स्तर है और शहरी क्षेत्र में, जिसे हम प्रशासन की भाषा में स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जिसे हम प्रशासन की भाषा में स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ग्रामीण स्तर में पहला स्तर गांव का है, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। दूसरा स्तर क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया है। तीसरा स्तर जिले का है, जहां जिला पंचायत का गठन किया गया है। तो तीनों स्तर समझ गए। ग्रामीण स्तर में पहला स्तर किसका है? पहला स्तर गांव का है। पहला स्तर किसका है? गांव का है। पहला स्तर गांव का है। पहला स्तर गांव का है, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर क्षेत्र कहा जाए, जहां क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया है। और तीसरा स्तर किसका है? जिले का है, जहां पर जिले जिला पंचायत का गठन किया गया है। जिले का है, जहां जिला पंचायत का गठन किया गया। तो ये आप समझ गए 3 स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र में 3 स्तर हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो वहां भी 3 स्तर है। 3 स्तर है, गांव के स्तर पर भी, अरे शहर के स्तर पर भी 3 तरह की बातें कही गई हैं। नगर पंचायत बहुत जो गांव से बड़ा हो गया है, कस्बा हो गया है, वो नगर पंचायत है। उससे जो बड़े कस्बे से बड़े जो जिले के स्तर के हैं, वो नगर पालिका परिषद हैं, और जो बड़े हैं वह नगर निगम है। Through constitutional amendment in 73rd and 74, their 3 tiers panchayati system has been implemented in India in rural
area and urban area, which we call local self-government in the language of administration. The first level of the rural level is that of the village, in which the Gram Panchayat has been constituted. The second level is that of the area, where area panchayati has been constituted. The third level is the district, where the Jila Panchayat has been constituted. There are three tiers in the urban areas, namely Nagar Panchayat, Nagar Palika Parishad and नगर निगम या कारपोरेशन कह सकते हैं, नगर निगम भी लिख दीजिएगा इंग्लिश में। तो ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 मॉडल हैं। अब अंत में निष्कर्ष की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इस पर किस तरह हमें लिखना है, ये सब आपकी चीजें समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। अब आप इसे बढ़िया तरीके से समझ गए हैं, बहुत अच्छे ढंग से इसे लिख सकते हैं। तो अब ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपका यह अध्याय अब पूरा होता है। अब क्या है पंचायतों के लिए, क्या इस पंचायती राज व्यवस्था में नवीन किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लिए? स्थानीय स्तर पर जो शासन है उसके लिए क्या नई चीज आई? जब से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, पंचायतें स्वायत्त हुई हैं। पंचायत क्या हुआ, ऑटोनॉमी उनको मिली गई, फ्रीडम मिला हुआ, पंचायतें स्वायत्त हुई हैं, वो किसी के रहमो कर्मों पर नहीं है। पंचायतें स्वायत्त हुई हैं। भारत की सरकार और राज्य की सरकारों से उसे वित्तीय सहायता मिलती है। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। आधारभूत संरचना माने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, गांव में विद्यालय है, महाविद्यालय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज अब पहुंचने लगे। गांव में सड़कें पहुंची, गांव में बिजली पहुंची, गांव में अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर्स पहुंचे। तो यही आधारभूत संरचना का विकास करना इस पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या स्तर प्राप्त हुआ है, पंचायत स्वायत्त हुई है, माने स्वतंत्र हुई है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है। भारत की सरकार और राज्य की सरकारों से उसे वित्तीय सहायता मिलती है। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास के नए दरवाजे खुले हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास के नए मार्ग खुले हैं, नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि पंचायती राज व्यवस्था में एक योजना आयोग और एक चुनाव आयोग का भी गठन किया गया है। अब इस पंचायती राज व्यवस्था में जो नया 73वां 74वां संविधान आया, उसमें क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना बनाने के लिए एक नया योजना आयोग, जिसे राज्य योजना आयोग कहा जाता है। हर राज्यों में योजना आयोग है और हर राज्यों में चुनाव कराने के लिए इसका एक चुनाव आयोग है, पंचायत चुनाव आयोग, जो गांव स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिले स्तर पर चुनाव करता है।
और यह आयोग भी संवैधानिक आयोग, यह योजना आयोग जो है वह भी संवैधानिक आयोग है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही कुछ नकारात्मकता भी, जैसे पैसे पर, शराब पर ये वोट वगैरह होता है, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में विकास की नई किरण दिखाई दे रही है। विकास की नई किरण दिखाई दे रही है। तो हम ये निष्कर्षतः कह सकते हैं हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था ने, प्रशासन ने मौलिक परिवर्तन किए हैं और वह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं, कहा जा सकता है, निष्कर्षतः कहा जा सकता है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में विकास की नई किरण दिखाई दे रही है। ये हो गया आपका निष्कर्ष, और एक आपका सुंदर उत्तर पंचायती राज व्यवस्था पर यही होगा जो आप तक मैंने प्रस्तुत कर दिया है। अब जो चीजें थोड़ी सी कल चर्चा करेंगे, उसमें इसमें थोड़े से बहुत चीजें लिखने के लिए नहीं मिलती हैं, तो ये मैं तुरंत भेज दूंगा आपको। और साथ साथ आपको कल थोड़ी सी प्रधानमंत्री पर चर्चा कर देंगे, थोड़ा सा राज्य मुख्यमंत्री पर चर्चा कर देंगे भारत में, और जो आपको जो कठिनाई हो रही है चीन के संविधान में, उस पर भी चर्चा कर देंगे। तो दो तीन तीन दिन के क्लास में आप पूरे उत्साह में रहें। हर चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है, हर चीज आपके समझ की परिधि के बाहर बाहर नहीं है, और ये चीजें आप अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। Ever since the Panchayati Raj got constitutional status, Panchayati Raj has become autonomous. It receives financial assessment for the government of the India of the and the state governments. Panchayati Raj system has developed infrastructure in rural areas. Now doors of development have opened in rural and urban areas. The most important achievement in the Panchayati Raj system is that in planning commission and an election commission have been also been formed in the Panchayati Raj system. In conclusion, it can be said that through Panchayati Raj, a new way of development is visible in rural areas and urban areas. ठीक, तो इस प्रकार यह आपका प्रश्न पूरा हो जाता है, जो आपकी पंचायती राज